नमस्कार सबको मेरा। मैं शिरीष लाटकर। पहले मैं अपनी एक हल्की सी पहचान आप सबको देता हूँ। मैं पिछले 20-22 साल से स्टेज से रिलेटेड हूँ। एज अ राइटर मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। आज की तारीख में मैं फिल्मों के लिए लिखता हूँ, सीरियल्स के लिए लिखता हूँ, लेकिन हमेशा से मेरा पहला प्यार रहा है स्टेज, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत स्टेज से हुई थी। और जहाँ तक कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि कॉलेज लाइफ में हम लोग वन एक्ट प्लेस करते हैं। शुरू में कभी कभी मतलब एक्टर बनने के लिए हर कोई आता है और फिर अपनी अपनी दिशा चुनता है। वैसे कोई एक छोर था, कोई एक मोड़ था जहाँ पर मैं भी एक्टर बनना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इस फील्ड में घुल पहचान मुझे होने लगी, मुझे ऐसा लगा कि एज अ राइटर मैं अपना करियर परस्यू कर सकता हूँ, इसलिए मैंने एज अ राइटर ये फील्ड चुना। और जहाँ तक स्टेज का सवाल है, मैंने आज तक 50 से ज़्यादा वन एक्ट प्ले लिखे हुए हैं। 6 से ज़्यादा मेरे कमर्शियल प्लेस आज तक स्टेज पर आ चुके हैं। मराठी थिएटर के दिग्गज एक्टर अशोक सराफ, मोहन जोशी, सतीश पुणेकर, संदेश जाधव, इन जैसे बड़े बड़े कलाकारों ने मेरे नाटकों में काम किया है। ये मेरा सौभाग्य रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे मराठी रंगभूमि ओवरऑल स्टेज से ही मुझे बहुत लगाव रहा है। और आज का अपना विषय है मराठी रंगभूमि। मराठी रंगभूमि इसलिए क्योंकि जब मैं कॉलेज में था मेरा स्पेशल सब्जेक्ट था मराठी। और मराठी में मैंने लगभग 2-3 साल से लगातार मैंने मराठी स्टेज का स्टडी किया था। तो मुझे ये लगता है कि मराठी स्टेज हमारे भारतीय रंगभूमि में, पूरे भारतीय रंगभूमि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेज माना गया है, सबसे ज़्यादा समृद्ध स्टेज माना गया है। यहाँ तक जिस तरह के नाटक आज तक मंचित हुए हैं, जिस तरह के नाटकों का आज तक आविष्कार यहाँ पे हुआ है, वैसा शायद या और किसी भाषा में हुआ हो। तो 177 साल की बहुत बड़ी परंपरा रही है मराठी रंगभूमि की। हम लोग हमेशा जब हम लोग दोस्तों में बात करते हैं या फिर बहुत सालों से कई लोगों ने ये बोल के रखा हुआ है कि इंसान की आमतौर से 3 ज़रूरतें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र के लोगों का सवाल है, उनकी 4 ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और नाटक। तो यह आज इस नाटक के बारे में कुछ जानते हैं। आज तक बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ आकर गए हैं। उन दिग्गजों की तुलना में मैं बहुत छोटा हूँ, उम्र में भी, अनुभव में भी। लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी पढ़ा है मराठी स्टेज के बारे में। और ये आधे घंटे में इसका पूरा ब्यौरा लेना बहुत मुश्किल है, फिर भी एक कोशिश करते हैं। और जब मेरी बात हो रही थी विजय जी से, तो विजय जी को मैंने यही बोला था कि मैं मराठी रंगभूमि के इतिहास के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि अगर हमें फ्यूचर को संवारना है, हमें हमारे प्रेजेंट को अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमारे ये सेशन शुरू करते हैं। कोकोनट थिएटर्स प्रेजेंट्स चाय वाय और रंगमंच, इसके अंतर्गत आज का ये सेशन मैं शिरीष लाटकर आप सबका इसमें स्वागत करता हूँ। और शुरू करते हैं मराठी रंगभूमि के इतिहास की ये एक छोटी सी पहचान। मराठी नाटक कब शुरू हुआ? तो जब नाटक नाम की संकल्पना मौजूद ही नहीं थी, शायद भारत में नाटक नाम की संकल्पना का कोई अस्तित्व ही नहीं था, उस वक्त से मराठी में नाटक होता आया है। बस उसका रंगमंची आविष्कार नहीं होता था, जिसे हम कहते हैं फ्री आर्ट। उस तरह की आर्ट उस जमाने में यहाँ महाराष्ट्र में हुआ करती थी, जिसे हम तमाशा कहते हैं, जिसे हम दशावतार कहते हैं। हमारे कोकण रीजन में दशावतार नाम की एक बहुत ही प्यारी कला है जो आज भी मौजूद है। दशावतार ये होता है कि जब कोई भी फेस्टिव सीजन होता है, तो फेस्टिव सीजन में कुछ कलाकार होते हैं। वो कलाकार बड़े बड़े मुखौटे पहनकर उन मुखौटों के साथ हमारी जो पारंपरिक कथाएं हैं, जो रामायण है, महाभारत है, उस तरह की कथाएं जो है वो वहाँ पर सादर करते हैं, उसे दशावतार कहते हैं।
तो जब नाटक मौजूद नहीं था महाराष्ट्र में, उस वक्त भी ये सारी कलाएं, मतलब तमाशा जिसको लावणी बोलते हैं, दशावतार, पोवाड़ा, भारुड़, भारुड़ नाम की एक बहुत ही प्यारी चीज उस वक्त हुआ करती थी। भारुड़ का मतलब ये है, संत लोग जो है, सेंट्स जो है, वो सेंट्स ये भारुड़ लिखा करते थे और उस भारुड़ को प्रेजेंट किया जाता था। ये एक तरह का काव्य नाट्य प्रकार हुआ करता था जिसमें बहुत ही सरकास्टिक वे में, बहुत ही उपहास व्यंगात्मक पद्धति से समाज में जो गलत चीजें हो रही है उस पर व्यंग कसा जाता था और वो रास्ते पे प्रेजेंट किया जाता था। तो ये जो भारुड़ है, तमाशा है, दशावतार है, पोवाड़ा है, इन सारी चीजों को लोक रंगभूमि कहते थे। मतलब जब नाटक मौजूद ही नहीं था उस वक्त ये लोक रंगभूमि महाराष्ट्र में मौजूद थी। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग 1600 से पहले के ईस्वी सन की, उस वक्त का ये पूरा काल था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तंजावर, मतलब तमिलनाडु में तंजावर में मराठी नाटक पहली बार लिखा गया। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि तमिलनाडु में मराठी नाटक कैसे लिखा गया। तो उस वक्त जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनके बंधु वेंकोजी राजे, वो तंजावर पे उस वक्त राज करते थे और उनके राज में पहली बार मराठी नाटक लिखा गया। बस इतना ही हुआ कि इसे आज की मराठी रंगभूमि से जोड़ा नहीं गया। इसलिए जोड़ा नहीं गया क्योंकि उसके बारे में जो संशोधन है, उसके बारे में जो रिसर्च है, वो बहुत लेट शुरू हुआ, बहुत विलंब के साथ शुरू हुआ। मतलब पहले जो 1943 से लेकर का जो मराठी नाटक है, उस नाटक के बारे में बहुत जल्दी पढ़ाई, रिसर्च शुरू हुआ था। लेकिन तंजावर का जो नाटक है, वो नाटक पहले किसी को पता नहीं था, तो उसके बारे में रिसर्च काफ़ी देरी से शुरू हुआ। तो अगर आप कोई भी बुक पढ़े जो मराठी रंगभूमि से रिलेटेड है, मराठी नाटक से रिलेटेड है, तो आप ये देखेंगे कि 1843 से मराठी नाटक के बारे में लिखा गया है, लेकिन 1675 से लेकर 1843 तक तंजावर में मराठी नाटक लिखे गए थे। और ये मराठी नाटक जो है वो लगभग, मतलब उस वक्त के लगभग 35 से 40 संहिता है, स्क्रिप्ट्स आज अवेलेबल है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उसको मराठी रंगभूमि के इतिहास के साथ जोड़ा नहीं गया। लेकिन आज की तारीख में रिसर्च होने के बाद ये माना जाता है कि लोक रंगभूमि के बाद अगर मराठी नाटक कहीं लिखा गया तो वो तमिलनाडु के तंजावर में लिखा गया। और उसके बाद हम आते हैं मराठी नाटक की जन्म पर, जिसे आम तौर से मराठी नाटक का जन्म माना जाता है। वो जन्म हुआ 1843 में। ये जो 1843 में विष्णुदास भावे नाम के एक बहुत ही बड़े साहित्यकार थे मराठी में, उन्होंने पहली बार जिसका मंचन हुआ, जिसका रंगमंची आविष्कार हुआ, ऐसा पहला नाटक विष्णुदास भावे जी ने लिखा और इसका नाम था सीता स्वयंवर। इस नाटक का वैशिष्ट्य ये था कि इस नाटक में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस थी वो संगीत और नृत्य को दी गई थी। उसमें जिसे हम कहते हैं संवाद, जिसे हम कहते हैं डायलॉग्स, वो बहुत कम हुआ करते थे। विष्णुदास भावे जी ने कई सारे नाटक लिखे, वो सारे नाटक कई साल तक उनका मंचन होता रहा। लगभग 20 साल तक की वो पूरी जो एक कालावधि है, वो जो पूरा एक 20 साल का समय है, उसको भावे का नाटक काल माना जाता है, विष्णुदास जी का नाटक काल माना जाता है। और इस नाटक का अगर आप स्टडी करें तो उसमें इस तरह की सारी विशेषताएं हमें दिखाई देते हैं कि सारे विषय जो हुआ करते थे वो पौराणिक हुआ करते थे। उन पौराणिक विषयों को नृत्य और संगीत के माध्यम से उसका मंचन किया जाता था। कुछ डायलॉग्स लेखक लिखते थे, कुछ डायलॉग स्वयं स्फूर्ति से, सेल्फ इंस्टिंक्ट से कलाकार बोला करते थे। तो इस तरह का उस नाटक का एक अलग ही तरह का फॉर्मेट हुआ करता था और लगभग 20 साल तक इस नाटक ने हमारे जो मराठी रसिक है उन रसिकों के दिलों पर अधिराज्य किया। इसके बाद मराठी में अगर कुछ आया तो वो उसका नाम था बुकिश नाटक। अब ये बुकिश नाटक क्या है? तो जैसे देखते हैं कि 1850 के बाद धीरे धीरे जो मराठी के उच्च विद्या विभूषित लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो धीरे धीरे अंग्रेजी की पढ़ाई करने लगे।
अंग्रेजी पढ़ने लगे, अंग्रेजी साहित्य पढ़ने लगे, संस्कृत साहित्य पढ़ने लगे। और इन अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में बहुत बड़े तादाद में कई तरह की साहित्य कृतियाँ थी, जो साहित्य कृतियाँ पढ़ने के बाद वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। और इस इन्फ्लुएंस से उन्होंने जो नाटक रूपांतरित और भाषांतरित किए, उन नाटकों को मराठी रंगभूमि के इतिहास में बुकिश नाटक कहा जाता है। इन नाटकों का मतलब दुर्भाग्यवश ये काफ़ी सारे नाटक इस तरह के लिखे गए, लगभग 100 से भी ज़्यादा नाटकों की संख्या आज बुकिश नाटकों की है। लेकिन दुर्भाग्यवश इन नाटकों में से बहुत कम नाटकों का रंगमंची आविष्कार हुआ, बहुत कम नाटक स्टेज पर आए, जबकि बहुत ज़्यादा नाटक जो थे वो ग्रंथ स्वरूप में ही बन रहे। आज भी वो सारे नाटक हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं, लेकिन उनके जिसको हम प्रयोग कहते हैं, जिसको हम मंचन कहते हैं, उस तरह का मंचन, रंगमंची आविष्कार इनका नहीं हो पाया था। और अब शुरू होता है यहाँ से आगे मराठी रंगभूमि का एक बहुत ही अहम काल, बहुत ही अहम समय, जिसे मराठी रंगभूमि का सुवर्ण काल बोला गया है, जिसे हम कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ मराठी रंगभूमि, जो संगीत नाटक। तो संगीत नाटक की जो परंपरा है, संगीत नाटक की परंपरा अण्णा साहेब किर्लोस्कर ने शुरू की थी। अण्णा साहेब किर्लोस्कर का पहला नाटक 1883 में 1883 में आया था, जिसका नाम था संगीत शाकुंतल। और दूसरा नाटक आया 1885 में 1885 में, जिसका नाम था संगीत सौभद्र। दोस्तों, संगीत सौभद्र एक ऐसा नाटक है जिस नाटक की लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है। मतलब लगभग 125 साल के बाद भी आज भी ये नाटक, इस नाटक का जब भी मंचन होता है तो उसे लोगों का उतना ही प्यार, उतनी ही सराहना मिलती है लोगों की, क्योंकि ये नाटक जो है, इस नाटक का जो विषय है, ये विषय महाभारत पे आधारित है। दूसरी बात, इस नाटक की विशिष्टता ये है कि इस नाटक में अंग्रेजी नाटक की आधुनिकता थी, लेकिन साथ ही साथ अपनी मिट्टी की महक भी थी। किर्लोस्कर साहब का ये बहुत बड़ा गुण था, ये बहुत बड़ी उनकी ताकत थी, उनके लिखावट की, कि उन्होंने अपने इस नाटक में बहुत ही होशियार से अंग्रेजी स्टेज की आधुनिकता, मॉडर्निज्म उसमें लाया था, लेकिन फिर भी अपनी मिट्टी की महक उस नाटक में उन्होंने बरकरार रखी हुई थी। उस नाटक में जो नाट्य संगीत था, उस नाटक में जो संगीत था, वो जिसे हम कहते हैं मराठी का ट्रेडिशनल संगीत था। और इसकी वजह से उस नाटक के जो गीत है, वो गीत आज भी गाए जाते हैं। तो ये, और दूसरी बात, जैसे अंग्रेजी में एक लाइट कॉमेडी नाम का एक बहुत बड़ा प्रवाह, स्रोत उस वक्त हुआ करता था अंग्रेजी नाटकों में। पहली बार ये स्रोत मराठी रंगभूमि पे देखा गया संगीत सौभद्र में। और जैसे कि हम देखते हैं कि इसका जो कथाबीज है, ये कथाबीज भले ही महाभारत पे डिपेंड करता था, लेकिन किर्लोस्कर जी ने इस नाटक के माध्यम से एक बहुत उम्दा शुरुआत की थी। और वो शुरुआत ये थी कि उन्होंने जो वर्तमान के रेफरेंसेस होते हैं, जो प्रेजेंट रेफरेंसेस होते हैं, वो रेफरेंसेस इस नाटक में पहली बार अंडरलाइन किए थे। क्योंकि 1843 में मराठी नाटक की शुरुआत हुई, उससे पहले भी मराठी नाटक लिखे गए, लेकिन आज का उस वक्त की वर्तमान स्थितियों को अंडरलाइन करने वाला नाटक पहली बार लिखा गया, वो था सौभद्र। उस सौभद्र में महाभारत की कथा होते हुए भी आसपास की चीज़ों के छोटे छोटे रेफरेंसेस हुआ करते थे। उसके बाद एक संगीत नाटक जो है वो मराठी भाव विश्व का, मराठी जिसे हम रसिकता कहते हैं, मराठी रसिकता का एक अविभाज्य घटक बन गया। श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर, खाडिलकर, देवल जैसे बड़े बड़े लोगों ने इस संगीत रंगभूमि के लिए एक से बढ़कर एक नाटक लिखे। उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग नाटक जो मैं आपसे, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, कि खाडिलकर साहब ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था कीचक वध। आपने सभी ने महाभारत में कीचक की कथा तो सुनी होगी, कि जहाँ पर भीम ने कीचक का वध किया था। और
ये जो कीचक का वध हुआ था, इसी वध को लेकर, इसी कहानी को लेकर खाडिलकर जी ने ये नाटक लिखा था। लेकिन इसकी विशेषता ये थी कि ये नाटक पूरी तरह सिंबॉलिक नाटक था। ये नाटक सिंबॉलिक इस तरह से था कि जैसे हम कहते हैं, ये जो यहाँ का जो कीचक था इस नाटक में, ये कीचक रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड कर्जन को। इसमें जो द्रौपदी थी, ये द्रौपदी रिप्रेजेंट कर रही थी इंडिया को, मतलब हमारे भारत देश को। और इसमें जो भीम था, ये भीम रिप्रेजेंट कर रहा था उस वक्त के नेशनलिस्ट लोगों को, क्रांतिकारियों को। तो खाडिलकर जी ने देखते हुए, मतलब आम कोई भी आदमी अगर देखे तो उसे एक सीधी सादी कहानी वहां पर स्टेज पर दिखाई देती थी, लेकिन जो समझने वाला आदमी था, जो उसके अंदर की, जिसे हम बिटवीन द लाइंस कहते हैं, जो बिटवीन द लाइंस पढ़ सकता था, उस हर आदमी को ये देखते ही पता चलता था कि भाई ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, ये बहुत बड़ा भाष्य है, इट्स अ स्टेटमेंट। और जैसे मैंने कहा कि सौभद्र से शुरुआत हुई थी आसपास की चीजों को नाटक में लाने की, और खाडिलकर साहब ने उसको एक नई ऊंचाई पर लेके गए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कहीं भी अगर आपको कीचक वध पढ़ने के लिए मिलता है तो ये नाटक आप जरूर पढ़िए, इसका डॉक्यूमेंटेशन है और ये नाटक आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप उन रेफरेंसेस के साथ इसको जोड़ कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इट वॉज अ वेरी बिग स्टेटमेंट और ये बहुत बड़ा भाष्य था। और यहाँ से सही मायने में शुरुआत हुई कि नाटक अपने आसपास की वर्तमान स्थितियों पर भाष्य करना शुरू किया। उसके बाद एक बहुत बड़े नाटककार हुए जिनका नाम था गोविंद देवल। इन गोविंद देवल जी का, जैसे मैंने कहा कि खाडिलकर जी ने जिन चीज़ों को बोला था वो चीज़ें क्रांतिकारियों से रिलेटेड थी, वो देश की विद्यमान स्थिति पर थी, देश में जो राजकीय माहौल था उस माहौल पे थी। लेकिन उसी वक्त, उसी के साथ साथ देश में जो सामाजिक इशू थे, जो सोशल इश्यूज थे, उन इश्यूज के बारे में भी एक राइटर थे, एक लेखक थे जो लगातार लिख रहे थे। उनका नाम था गोविंद देवल और इनकी एक बहुत ही प्यारी रचना थी संगीत शारदा। देखिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार अंडरलाइन करता हूं कि ये सारे नाटक संगीत नाटक थे। अभी तक हमने संगीत नाटक के एरा से हम लोग आगे नहीं गए हैं, लेकिन इसे सुवर्ण युग माना जाता है मराठी रंगभूमि का। मतलब अपने आप में ये एक अभ्यास का विषय है कि उस जमाने में जो संगीत नाटक बने, जो लिखे गए, जिनका मंचन हुआ, उन संगीत नाटकों की लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है। उनके गाने आज भी लोकप्रिय है। तो मैं देवल जी पे आता हूँ। देवल जी ने जो नाटक लिखा संगीत शारदा, उसमें उन्होंने बाल विवाह, जिसको कहते हैं बाल, एक छोटी लड़की का एक बूढ़े आदमी के साथ विवाह होना, जो हम देखते हैं कि भाई काफी तरह उस वक्त के जमाने में ये बहुत ही बड़ा इशू था कि बड़े बड़े, मतलब उम्र में 50-60 साल बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी लड़कियों की शादियां हुआ करती थी और पैसे के लिए लड़कियों को बेचा जाता था। तो इस तरह के कई सारे इश्यूज उस वक्त, मतलब बहुत बड़ा सोशल इशू था ये। और संगीत शारदा नाटक में से देवल जी ने इसके ऊपर एक बहुत कड़ा प्रहार किया था। तो इस तरह का एक संगीत नाटक में एक आगे का कदम था वो कि हम जब नाटक लिखते हैं तो वो सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं होता, उसी के साथ साथ वो एक समाज प्रबोधन का भी साधन होता है। ये कहीं ना कहीं खाडिलकर, देवल, इन सब ने कहीं ना कहीं नाटक में लाना शुरू कर दिया था। देवल जी के बाद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम था मराठी रंगभूमि का, जिनका नाम था राम गणेश गडकरी, और जिनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिस रचना का आज भी मंचन होता है। कई सारी नाट्य संस्थाएं उनकी जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर इस नाटक का मंचन करते हैं। उस नाटक का नाम था एकच प्याला। ये भी संगीत नाटक था। दोस्तों, इस नाटक का वैशिष्ट्य ये था कि ये नाटक यूनिवर्सल सब्जेक्ट पर लिखा गया था और इस सब्जेक्ट था मदिरा, अर्थात शराब। हाथ में लिया हुआ पहला प्याला किस तरह से आदत बन जाता है और किस तरह से शराब में डूबकर एक बंदा अपनी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर देता है।
किस तरह एक प्याले से हुई शुरुआत इंसान को उस इंसान की पूरी जिंदगी को उस प्याले में डुबो देती है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उस वक्त राम गणेश गडकरी जी ने किया था। राम गणेश गडकरी जी का एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य ये भी था उनकी लिखावट का कि वो जितने अच्छे तरीके से सोशल इश्यूज हैंडल करते थे, उतना ही अच्छा उनका ह्यूमर सेंस था और उनका ह्यूमर भी बहुत प्यारा होता था। तो राम गणेश गडकरी जी ने उसको एक आगे मराठी नाटक को एक कदम और आगे लेके गए राम गणेश गडकरी। उसके बाद मामा वरेरकर जैसे एक बहुत ही बड़े नाटककार थे जिन्होंने फिर से इस संगीत रंगभूमि को एक कदम और आगे लेके गए। और फिर अचानक से 1920-1922 के साथ, मतलब देखिए 1880 के दशक से लेकर 1920-22-25 तक, मतलब लगभग एक 45 से 50 साल तक मराठी रंगभूमि का बहुत ही अच्छा पीरियड रहा, बहुत ही गोल्डन पीरियड, जो आज भी जिसका स्टडी होता है। इस तरह के नाटक इसमें क्रिएट किए गए, इसका मंचन किया गया। और उसके बाद एक ऐसा हर एक चीज, जैसे हम कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं हर अच्छी चीज को ब्रेक लगती है, उस तरह से एक 15-20 साल का एक पीरियड आया जिसमें मराठी नाटक इंडस्ट्री बहुत ही बुरे मोड़ पे से गुजर रही थी, बहुत ही बुरे दिन वो देख रही थी। इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न ये था कि अब धीरे धीरे फिल्म्स आने शुरू हो गए थे, बोलपट शुरू हो गए थे, सिल्वर स्क्रीन जिसको हम रुपेरी पर्दा बोलते हैं वो अब बोलने लगा था और लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। मतलब आज की तारीख में हमारे लिए एक फिल्म देखना बहुत आम बात है, लेकिन उस वक्त जब लोगों के लिए लोग जाके पर्दे के पीछे देखा करते थे कि क्या वाकई में किरदार वहां पर है, उस जमाने में उस तरह की फिल्मों ने लोगों के लिए एक नया अट्रैक्शन क्रिएट किया था। ऑब्वियस था कि जो भी हमारे मराठी रंगभूमि की जितनी भी ऑडियंस थी, जितना भी प्रेक्षक था, वो पूरा प्रेक्षक वहाँ से निकलकर मराठी फिल्मों की तरफ, हिंदी फिल्मों की तरफ चला गया था। और जिसकी वजह से जिस मराठी नाटक के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, वो पूरा मराठी नाटक अब भीड़ से परे हो गया और बड़ी बड़ी नाट्य संस्थाएं बंद हो गई। और कोई मसीहा चाहिए था जो इस मराठी रंगभूमि को, मराठी स्टेज को फिर एक बार फ्लरिश कर सके, उसे फिर एक बार वो पुराने दिन दिखा सके। और ऐसा एक मसीहा आया जिस मसीहा का नाम था आचार्य प्रहलाद केशव आत्रेय। आचार्य जी ने 1933 में एक नाटक लिखा जिस नाटक ने मराठी रंगभूमि की किस्मत बदल दी। मतलब आचार्य जी ने ऑलरेडी 2-4 आचार्य जी बहुत ही बड़े साहित्यकार थे आत्रेय जी, और उन्होंने काफ़ी अलग अलग फॉर्मेट में लिखा था। उन्होंने नॉवेल्स लिखे थे, उन्होंने लेख लिखे थे, उन्होंने काफ़ी कुछ, उन्होंने नाटक लिखने की कोशिश भी की थी। उन पर राम गणेश गडकरी जी का बहुत बड़ा प्रभाव था, लेकिन फिर भी वो कोई भी नाटक पूरा नहीं कर पाए थे। और ऐसे में एक निर्माता उनके पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे एक नाटक चाहिए। और आत्रेय जी ने कहा कि मैं नाटक लिखने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन मेरा नाटक पूरा नहीं होता। तो उन्होंने कहा जो भी हो आप मुझे नाटक लिख के देंगे। और ऐसे कई दिन आत्रेय जी ने उनको हाँ तो बोल दिया, लेकिन काफ़ी दिनों तक जद्दोजहद करने के बाद भी उन्हें नाटक का विषय नहीं सूझ रहा था। और अचानक से उन्होंने एक दिन एक भाषण सुना। उस भाषण में साष्टांग नमस्कार मतलब हम लोग सूरज को जिस तरह से नमस्कार करते हैं, पूरा खड़े रहकर सोने तक का जो एक नमस्कार होता है उसको साष्टांग नमस्कार कहते हैं मराठी में। तो उस भाषण में साष्टांग नमस्कार का बहुत ही डिटेल में विवरण किया गया था। और आचार्य अत्रेय जी जब ये सुन रहे थे, उसमें वो जो भी भाषण करने वाले वक्ता थे, उन्होंने कहा कि इससे आदमी की फिजिकल एबिलिटी बढ़ती है। और बोलते बोलते वो इतने एक्साइट हो गए कि उसमें उन्होंने बोला कि इसमें लड़की जो प्रेग्नेंट औरतें रहती है उनकी डिलीवरी भी सेफली होती है। ऐसी कई चीज़ें उन्होंने बोली जो बहुत एग्जैगरेट करके बोली, और जो सुनकर अत्रेय जी को कुछ क्लिक हुआ।
और अत्रे जी ने उस निर्माता से कहा कि आप जाइए, जाहिरात लिख दीजिए और हमारे नए नाटक का नाम होगा साष्टांग नमस्कार। और अत्रे जी ने एक नाटक जो एक वीक में, एक सप्ताह में लिख के पूरा कर दिया, उसका नाम था साष्टांग नमस्कार। इसमें ऐसे कई किरदार हैं जो हर चीज को एग्जैगरेट करते हैं। मतलब हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जिनको किसी न किसी चीज का फैसिनेशन होता है। तो ऐसे कई किरदारों को एक साथ मिलाकर एक पहली, जिसे हम कहते हैं फुल फ्लेज कॉमेडी, आचार्य अत्रे जी ने मराठी रंगभूमि पर लाई, जिसका नाम था साष्टांग नमस्कार। और दोस्तों, साष्टांग नमस्कार ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। जो ऑडियंस निकल गई थी, जो ऑडियंस पूरी तरह से दूर जा चुकी थी नाटक से, वो पूरी की पूरी ऑडियंस अत्रे जी के इस नाटक ने फिर से मराठी रंगभूमि की तरफ अत्रे जी लेके आए और वहां से एक नया दौर शुरू हुआ अत्रे जी के नाटक का। उन्होंने कई सारे कॉमेडी नाटक लिखे, जिसमें मोरूची मावशी नाम का एक बहुत ही फेमस ड्रामा उन्होंने लिखा। और जिस तरह से उन्होंने ये कॉमेडी नाटक लिखे, जिस तरह से उन्होंने ये विनोदी नाटक लिखे, उसी के साथ साथ घराबाहेर, उद्याचा संसार, मतलब घराबाहेर में वो उन्होंने सोशल इश्यूज भी इसमें हैंडल किए। घराबाहेर में उस औरत की कहानी थी जो अपने पति का घर छोड़कर अपना वजूद ढूंढने के लिए निकलती है। दोस्तों, आज की तारीख में ये बात बहुत आम लगेगी, लेकिन जिस एरा में अत्रे जी ने ये नाटक लिखा था, उस एरा में इतनी बड़ी बात बोलना, इट वॉज अ स्टेटमेंट। ये बहुत बड़ा विधान था कि एक औरत अपने पति का घर छोड़कर अपना वजूद ढूंढने के लिए निकलती है। तो उनका नाम था कि जिसे हम कहते हैं घराबाहेर नाम का नाटक उन्होंने लिखा। और उसके बाद उनके साथ साथ एक और राइटर थे जिनका नाम था मो ग रांगणेकर। और इन्होंने भी सामाजिक और सामाजिकता और व्यावसायिकता, इन दोनों का मिश्रण करके, इन दोनों का ब्लेंड करके बहुत अच्छे नाटक मराठी रंगभूमि को दिए। इसका पूरा का पूरा जो एक एरा था, वो एरा अत्रे नाटक और रांगणेकर नाटक का एरा माना जाता है मराठी रंगभूमि में। और उसके बाद देश को मिला स्वातंत्र्य, देश को मिली आज़ादी। 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1950 के बाद मराठी रंगभूमि का एक फिर से नया सुवर्ण काल शुरू हुआ, और जिसमें बहुत बड़े बड़े राइटर्स थे। इसमें वसंत कानेटकर, पु ल देशपांडे, जयवंत दळवी, रत्नाकर मतकरी, इन जैसे कई बड़े बड़े राइटर्स ने अपने ड्रामा से रंगभूमि की सेवा की। उन्होंने बहुत अच्छे ड्रामा लिखे और इसी के साथ साथ एक नया प्रवाह मराठी रंगभूमि में शुरू हुआ इसके साथ, जहां पर 1960 में ये जो पूरे नाटक थे, आज तक देखिए दोस्तों, अभी तक हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, जिन नाटकों के बारे में हमने अभी तक बोला, वो सारे नाटक व्यावसायिक नाटक थे, वो सारे प्रोफेशनल प्लेस थे, वो सारे नाटक लोगों की चाहत को, लोगों की मर्जी को, लोगों की टेस्ट को ध्यान में लिखकर लिखे गए थे। वो एक भले ही उसमें अलग अलग विषय हो, लेकिन उन विषयों का मंचन करते हुए उसे जो कोटिंग दिया गया था, जो फॉर्मेशन था उसका, वो फॉर्मेशन एक ही तरह का था। वो कंप्लीटली कमर्शियल प्लेस थे। 1960 में एक नया प्रवाह मराठी रंगभूमि में आया और जिसने मराठी रंगभूमि को और समृद्ध कर दिया। ये प्रवाह था प्रायोगिक नाटक का, ऑब्वियस एक्सपेरिमेंटल थिएटर। मतलब बहुत ही नामचीन दिग्दर्शिका है विजया मेहता जी। इनके यहाँ से सही मायने में इस प्रायोगिक रंगभूमि की शुरुआत हुई, इस एक्सपेरिमेंटल थिएटर की शुरुआत हुई। प्रोग्रेसिव ड्रामेटिक फाउंडेशन और फेडरेशन और रंगायन नाम की 2 संस्थाएं थी। उन 2 संस्थाओं ने इस कमर्शियल प्ले के साथ साथ मराठी रंगभूमि पर एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर की शुरुआत कर दी, और इस एक्सपेरिमेंटल थिएटर ने सही मायने में मराठी रंगभूमि को जागतिक स्तर पर, जिसे हम वर्ल्ड क्लास कहते हैं, उस तरह का वर्ल्ड क्लास बनाया। कई तरह के नए नए नाटककार जो अपनी नई कल्पनाओं को नए फॉर्मेशन में डालकर लोगों के सामने पेश करने लगे, जिसमें सिर्फ सामाजिक इशू ही नहीं थे, जिसमें मनुष्य के अंतरंग में झांकने की एक उर्मी थी,
जिसमें मनुष्य के स्वभाव को जानने की एक जिद थी। मनुष्य क्या है, मनुष्य किस तरह से बिहेव करता है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। उसमें इतिहास का नए तरीके से इतिहास का अर्थ ढूंढने की एक कोशिश थी। इसमें कई बड़े बड़े नाम जो एक्सपेरिमेंटल थिएटर में आए, और उस एक्सपेरिमेंटल थिएटर में से सबसे बड़ा नाम था विजय तेंदुलकर। उनके साथ साथ सतीश आड़ेकर, महेश एलकुंचवार, गोपू देशपांडे, हमें अच्युत वजे। तो ये सारे लोग जो है ये एक ही वक्त अलग अलग तरह का नाटक लिख रहे थे, और इस सारे नाटक ने एक्सपेरिमेंटल थिएटर को एक ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया था। मतलब विजय तेंदुलकर जी के जो नाटक है, जो आज की तारीख में भी, मतलब उनके घाशीराम कोतवाल ने हिस्ट्री क्रिएट की थी, जो लगभग मेरे ख्याल से कई सारी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हो चुका है। सखाराम बाइंडर नाम का उनका नाटक, उसके साथ साथ गोपू देशपांडे जी का उद्वस्त धर्मशाला, उसके बाद महेश एलकुंचवार का वाड़ा चिरेबंदी, इस तरह के कई सारे नाटक, जिन नाटकों ने एक सही मायने में एक नाटक की एक अलग परिभाषा तैयार कर दी। तो इससे एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर भी शुरू हो गया, और मराठी रंगभूमि जो आज तक एक ही रास्ते से जा रही थी, वो अब दो अलग अलग रास्तों पर एक साथ चलने लगी। उसके बाद आया 80 का दशक। 80 के दशक में फिर से अशोक पाटोळे, प्रलय मयेकर, रत्नाकर मतकर जी का हाल ही में निधन हुआ। बहुत ही अहम नाटककार थे वो मराठी रंगभूमि के। उन्होंने जितने अच्छे नाटक कमर्शियल रंगभूमि को, कमर्शियल स्टेज को दिए थे, उतने ही अच्छे नाटक उन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टेज को दिए। लोककथा 78 नाम का उनका एक नाटक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। तो इस तरह के कई सारे नाटककारों ने 80 का पूरा दशक जो है वो सक्सेसफुल कर दिया। और उसके बाद पिछले 30 सालों में मराठी रंगभूमि पर ये नाटक की जो कला है वो अव्याहत चल रही है। कई नए राइटर्स आए जो आज तक लिख रहे हैं। इसमें प्रशांत दळवी, अजीत दळवी, उसके बाद जयंत पवार, उसके बाद शफाअत खान, इन जैसों के कई लोगों ने अलग अलग विषयों पर लिखा। इसमें जैसे कि हमने कहा कि उसके बाद जिस तरह से सामाजिक चीज़ों को अंडरलाइन करने की कोशिश की गई, उसी तरह ह्यूमर के अलग अलग तरीके ढूंढने की भी कोशिश की गई। उसमें परेश मोकाशी, संतोष पवार, केदार शिंदे, इन लोगों ने कॉमेडी की भी एक नई परिभाषा मराठी रंगभूमि पर लाई। जैसे कि मैंने कहा कि आधे घंटे में पूरे मराठी रंगभूमि को समेटना ये मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर मराठी रंगभूमि ने आज तक काम किया हुआ है और जो आज भी चल रहा है। लेकिन एक चीज है जो आज तक की मराठी रंगभूमि और आज की मराठी रंगभूमि में, जिसमें मुझे काफी बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है कि आज की तारीख में जो नाटक लिखे जाते हैं, निश्चित रूप से वो कमर्शियल है, निश्चित रूप से बड़े बड़े कलाकार उसमें काम करते हैं, निश्चित रूप से अलग अलग विषय उसमें आते हैं, लेकिन जिसे हम कहते हैं कि आसपास की परिस्थिति का भान रख के, आसपास की परिस्थिति पर स्टेटमेंट करने वाले बहुत ही कम नाटक आज की तारीख में मराठी रंगभूमि पर हो रहे हैं, मराठी स्टेज पर हो रहे हैं। मतलब हाल ही में एक नया नाटक आया है जिसका नाम है झुंड। वो झुंड बहुत ही शार्प स्टेटमेंट करता है आज की समाज व्यवस्था पर, लेकिन समाज व्यवस्था पर इस तरह के स्टेटमेंट करने वाले आज की तारीख में बहुत ही कम नाटक मराठी स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं। तो मराठी रंगभूमि की आज तक की परंपरा को मद्देनजर रखते हुए मैं ये एज ए राइटर, ये मेरी भी कोशिश रहती है हमेशा और हमेशा रहेगी कि मैं अपनी तरफ से एक ऐसा नाटक देने की कोशिश करूं जो जितना कमर्शियली सक्सेसफुल हो, उतना ही वो एक्सपेरिमेंटल भी हो, उतना ही वो एक नई परिभाषा भी क्रिएट करे, और जो मराठी रंगभूमि के आज तक का जो एक ग्लोरियस हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को वो इसी तरह बरकरार रखे। मुझे लगता है कि ऑलरेडी हम लोगों ने हमारा जो पीरियड सेशन का वो ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल है तो निश्चित रूप से मैं उसको आपके साथ बात करना चाहूँगा। एक 10 मिनट हम निश्चित रूप से बात कर सकते हैं। आप बताइए कुछ, अगर ये आप कुछ पूछना चाहते हैं तो, और ये भी बताइए कि आपको ये जानकारी कैसे लगी,
और अगर मेरे इस सेशन के बाद आप लोग मराठी स्टेज को सर्च करते हैं, मराठी के नाटक अगर आप पढ़ते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इस सेशन का बेसिकली मेरा मोटिव ही ये था, जो मैंने विजय जी से कहा था कि बहुत ही बंगाल का नाटक हो, गुजरात का नाटक हो, या फिर हिंदी नाटक हो, या फिर मराठी नाटक हो, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध परंपरा रही है हमारे भारत देश के रंगभूमि की। और मैं चाहूँगा कि जो आज के नए जो रंगकर्मी हैं वो निश्चित रूप से इसको पढ़े। यहाँ पर एक ये है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट प्ले और ऑथर। सर जी, मेरे जो फेवरेट राइटर है वो दो है। एक है विजय तेंदुलकर जी और एक है जयवंत दळवी जी। जैसे जयवंत दळवी जी का पुरुष नाम का जो नाटक है वो मेरा बहुत ही चहेता नाटक है। विजय तेंदुलकर जी का तो हर नाटक मुझे पसंद है। जैसे मैंने कहा कि विजय तेंदुलकर, जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आगे की सोचने वाला बंदा, और जिसने इंसान को बहुत सही तरीके से समझा था। इंसान के अंदर एक जानवर बसता है और उस जानवर तक पहुंचने की एक बहुत ही शार्प कोशिश विजय तेंदुलकर जी ने अपने नाटकों में से की थी। तो मुझे उनके सारे नाटक, उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे मेरा फेवरेट है शांतता कोर्ट चालू है, जो हिंदी में भी आ चुका है। आप अगर सर्च करेंगे तो वो हिंदी में अवेलेबल है। मैं आपको डेफिनेटली ये कहूँगा कि आप वो देखिए। और विजय तेंदुलकर जी का एक बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग मुद्दा ये था कि वो जब लिखते थे तो आप नाटक पढ़ते पढ़ते आप पूरा नाटक विजुअलाइज कर पाते थे। कई तरह के डायरेक्टोरियल एलिमेंट्स भी उस नाटक में होते थे। सर, जैसे आपने बोला कि आज की तारीख में करंट सिनेरियो, जैसे मैंने बोला काफ़ी अच्छे अच्छे नाटककार आज की तारीख में लिख रहे हैं सर। अभी मराठी रंगभूमि पे जो अभी आज भी नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कई सालों के बाद। आप मराठी रंगभूमि में आज अभी कुछ दिनों पहले संगीत देवबाबड़ी नाम का एक नाटक आया, और उस नाटक ने क्रिटिक्स के साथ साथ लोगों की भी सराहना प्राप्त की। बहुत ही सुंदर नाटक, जो आज भी इसका मंचन हो रहा है। तो वो एक नई शुरुआत है मराठी रंगभूमि के लिए। तिला काही सांगायचे नाम का एक रेवोल्यूशनरी नाटक जी टीवी का जो ड्रामा विंग है उन्होंने प्रेजेंट किया। वो भी बहुत अच्छा नाटक है। जैसे मैंने कहा झुंड नाम का नाटक, वो नाटक भी आज की तारीख में बहुत अच्छा है। ये सारे नाटक आज की तारीख में चल रहे हैं। साथ ही साथ प्रशांत दामले जी है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से, जिन्होंने एक पूरी विंग ही संभाल रखी है मराठी कॉमेडी नाटक की। जो उनके नाटक, मतलब वो तो सुपरस्टार है। जैसे मराठी स्टेज के अमिताभ बच्चन है प्रशांत दामले, वो तो बहुत ही जिसे हम कहते हैं कि कॉमेडी होने के साथ साथ कमर्शियल वैल्यू होने के साथ साथ भी, जिसे हम एक दर्जा कहते हैं, जिसे हम एक डिग्निटी कहते हैं, उस तरह के नाटक प्रशांत जी के आज भी चल रहे हैं। और मराठी प्रायोगिक स्टेज में भी कई सारे आज भी प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि थोड़ी ज़रूरत है आज के नाटक को फिर एक बार खुद के सेल्फ एनालाइजेशन की, क्योंकि जो आज की तारीख में आसपास हो रहा है उस पर स्टेटमेंट करने वाले बहुत कम नाटक आज की तारीख में दिखाई दे रहे हैं, जो और ज़्यादा होने चाहिए। माई थॉट अबाउट सखाराम माइंडर, सर क्या बोलूँ। मतलब सखाराम माइंडर जिस तरह का मतलब मेरा, जैसे मैंने कहा कि विजय तेंदुलकर जी मेरे बहुत ही क्या कहते हैं उसको, बहुत ही फेवरेट राइटर है। और उनका ये प्ले है सखाराम माइंडर, मैंने कई बार पढ़ा है। तो अगेन वही है कि इंसान की जो सोच होती है वो किस तरह की होती है। और जैसे मैंने कहा कि हर इंसान के अंदर एक जानवर होता है, एक सेल्फिश जानवर होता है, और जो बार बार हम उसे क्या कह सकते हैं कि एक सेल्फिश जो सिचुएशन वाइज बाहर आता है और उसका दर्शन बहुत तकलीफ देह होता है। तो सखाराम माइंडर में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करती है। शांतता कोर्ट चालू है, ये नाटक खामोश अदालत जारी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
खामोश अदालत जारी है इस नाम से हिंदी में सैकड़ों बार मंचित हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी है और अब बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात कर कर। आपको ये सेशन कैसे लिखा आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अपनी तरफ से एक आधे घंटे में बहुत ज़्यादा कुछ कवर करने की मैंने कोशिश की और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कोकोनट थिएटर्स का, जिन्होंने मुझे ये एक मौका दिया आप सबसे बात करने का। और फिर से एक बार इससे मेरा रिवीजन हुआ। मतलब मैंने कॉलेज के ज़माने से मैं जो मराठी रंगभूमि के बारे में पढ़ता आया हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे आपके साथ शेयर करके बहुत मज़ा आया। धन्यवाद।